ब्रैले स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कड़वी ठंडी हवा बर्फ की तरह बह रही थी, लोहे की रेलिंगों को हिला रही थी और वहां खड़े यात्रियों के कॉलर में घुसकर उन्हें चीरती सी लग रही थी। नॉर्थ पाइन एक्सप्रेस की विशाल काली आकृति एक सोते हुए दैत्य की भांति भांप छोड़ रही थी। उसका कोयले सा चमकता शरीर गैस लैंपों की मध्यम सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। कभी यह ट्रेन नियमित रूप से जंगलों के पार एल्डन हॉलो नामक एक दूर दराज गांव तक जाती थी, लेकिन अब यह यात्रा साल में केवल एक बार परंपरा के नाम पर की जाती थी। आवश्यकता से अधिक स्मृति और श्रद्धा का चिन्ह। स्थानीय लोगों के बीच नॉर्थ पाइन जंगल की इस यात्रा को लेकर बातचीत हमेशा धीमे सुरों में होती थी, न डर से पर न ही अपनापन लिए। उस जंगल के अपने किस्से थे और लोग याद रखते थे। उस शाम ट्रेन में सवार होने वाले यात्री एक विचित्र मिश्रण थे। लेडी आइरिस पेंडल्टन मखमल और मोतियों में लिपटी किसी रानी जैसी शान से चल रही थी। कभी वियना की प्रसिद्ध ओपेरा गायिका रह चुकी थी, अब केवल एक चमचमाती छड़ी और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ यात्रा कर रही थी। उनके बगल में खड़े थे रॉडरिक वैन, दुबले पतले सफेद चेहरे वाले मनोचिकित्सक, जिनकी आंखों में कुछ अनकहा डर था। वे कम बोलते, ज्यादा देखते थे। एलाइजा मोर्ने, जवान और जिज्ञासु, अपने साथ भारी भरकम चमड़े का बैग लिए थी, जिसमें नोटबुक्स, वॉइस रिकॉर्डर और जंगल की लोक कथाओं की किताबें भरी थीं। वह ट्रैवलर्स क्रॉनिकल के लिए इस रहस्यमयी ट्रेन यात्रा की रिपोर्टिंग करने आई थी। इंस्पेक्टर हॉलफोर्ड अब भी अपने लंदन ओवरकोट में लगातार सिगरेट फूंकते हुए हालांकि छुट्टी पर थे, फिर भी उनके हाव भाव एक ऐसे व्यक्ति के थे जो नियंत्रण कभी नहीं छोड़ता। फादर सिरिल, लंबे कद और शांत स्वर वाले पादरी, जिनके गले में क्रॉस झूल रहा था और चेहरे पर वर्षों की पीड़ा की झलक थी, जिसे उन्होंने शायद ही कभी शब्दों में ढाला हो। अंत में आए मिस्टर एंड मिसेस एशक्रॉफ्ट, नवविवाहित जोड़ा, हेरोल्ड, हंसमुख, चमकते जूतों वाला और बहुत अधिक कहानियों वाला आदमी, और एवलीन, नन्ही, थोड़ी दूर दूर सी और तेज परफ्यूम लगाए हुए। पीछे खड़े कंडक्टर जार्विस ने अंतिम सवारियों को पुकारा, अपनी जेब घड़ी पर टकटक करते हुए। जैसे ही ट्रेन गहरी सांस लेते हुए कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ी, एक अजीब सी चुप्पी पूरे डिब्बों में फैल गई। अंदर, जहां चमचमाते महोगनी के फर्श, मखमली पर्दे और झिलमिलाती दीवार लैंपों ने माहौल को शाही बना रखा था, सब कुछ कालातीत प्रतीत हो रहा था। लेकिन बाहर जंगल एक काले सागर की तरह था, जो रोशनी और ध्वनि को निगल रहा था। पाइन के वृक्ष विशाल प्रहरी की तरह से स्थिर खड़े थे, जैसे देख रहे हों या शायद सुन रहे हों। ट्रेन की लयबद्ध धड़धड़ाहट सम्मोहक बनती जा रही थी। डाइनिंग कार में पेय परोसे गए, पर कोई ज्यादा देर वहां नहीं रुका। बातचीत थमी थमी, निगाहें सतर्क। एलाइजा लगातार अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। फादर सिरिल धीमे स्वर में प्रार्थनाएं बुदबुदा रहे थे। लेडी पेंडल्टन खिड़की से बाहर कुछ खोजती सी देख रही थी, जैसे किसी चीज का इंतजार हो। जैसे जैसे रात गहर आई और ट्रेन नॉर्थ पाइन जंगल के हृदय में उतरती गई, बाहर की परछाइयां लंबी होती गईं और कोहरा इतना गाढ़ा हो गया कि खिड़कियों के पार कुछ दिखना ही बंद हो गया। ट्रेन की बत्तियां झिलमिलाईं। ऐसा नहीं लगा कि बिजली की खराबी हो, बल्कि जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति का असर हो। एवलीन एशक्रॉफ्ट ने वह बात कही जिसे सब महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम आगे नहीं, बल्कि गहराई में जा रहे हैं, किसी और चीज में। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, और तभी दूर, बहुत दूर जंगल के भीतर से एक धीमी डरावनी आवाज आई। न वह पूरी तरह से हुआ थी, न पूरी तरह से चीख। नॉर्थ पाइन एक्सप्रेस चलती रही और पाइन वृक्ष फुसफुसाते रहे। आधी रात के करीब की बात थी जब पहली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। ट्रेन कहीं अज्ञात स्थान पर बिना किसी निर्धारित कारण के अचानक रुक गई थी। यात्री घबराकर डिब्बा बी 3 की ओर दौड़े, जहां मिस्टर एशक्रॉफ्ट को उनके ही टाई से सामान रखने वाले रैक से लटका पाया गया। उनका चेहरा डर से जड़ हो चुका था, आंखें फटी हुई, मुंह खुला, मानो उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इस दुनिया का नहीं था। डिब्बे का दरवाजा अंदर से बंद था। उनकी पत्नी एवलिन एशक्रॉफ्ट बाहर फर्श पर गिरी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी।
वे बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। वो किसी से बात कर रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक आवाज थी, दीवार के अंदर से आ रही थी। इंस्पेक्टर हॉलफोर्ड, जो उस समय ड्यूटी पर नहीं थे, तुरंत जिम्मेदारी संभालते हुए बोले, यह आत्महत्या नहीं है। उनका स्वर गंभीर था। यह एक हत्या है। लेकिन सवाल ये था, एक बंद डिब्बे में, जिसका दरवाजा अंदर से बंद हो, कोई व्यक्ति मारा कैसे जा सकता है? सुबह होते होते ट्रेन की हवा कुछ अलग महसूस हो रही थी। गाढ़ी, भारी, जैसे रात के भय ने उसे चुपचाप भिगो दिया हो। बाहर की खिड़कियों पर एक ठंडी चिकनी धुंध जम गई थी, जो डाइनिंग कार की गर्माहट के बावजूद पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। नाश्ता परोसा गया, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं। चांदी के चम्मच प्लेटों से टकराकर एक अजीब सी खनखनाहट कर रहे थे, जबकि यात्री काठ के पुतलों की तरह बैठे रात के खौफ को पचा रहे थे। कंडक्टर जार्विस ने पुष्टि की कि हत्या के समय ट्रेन ने बिना किसी कारण अचानक रुकावट ली थी, दो सिग्नल पॉइंट्स के बीच, एकदम अजीब तरह से। रुकने की कोई वजह नहीं थी, वह बुदबुदाया। कोई तकनीकी खराबी नहीं, ये बस रुक गई, जैसे जंगल ने खुद हमें थाम लिया हो। इंस्पेक्टर हॉलफोर्ड अब डिब्बे से डिब्बे की ओर एक बेचैन आत्मा की तरह घूम रहे थे। तकनीकी रूप से वो छुट्टी पर थे, लेकिन खून ने उनके अंदर के जासूस को जगा दिया था। उन्होंने एवलिन से दोबारा पूछताछ की, लेकिन वह सिर्फ वही दोहराती रही, उस अजीब आवाज की बात जिससे उसके पति बात कर रहे थे। वो दीवार से आ रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, सरसराहट, हंसी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उन्होंने डॉक्टर वेन से पूछताछ की, जिसने उस छोटे से घाव की पुष्टि की। वो बहुत सटीक था, शायद किसी इंजेक्शन के लिए कोई पैरालिटिक या मतिभ्रम कराने वाला पदार्थ, ऐसा कुछ जो डर को जड़ कर दे। ये विचार तर्कसंगत था, लेकिन कैसे? कमरा अंदर से बंद था, कोई अंदर आया ना गया। उधर एलिजा अपनी खुद की जांच में लग चुकी थी, पूछताछ से नहीं, बल्कि कलम से। वह हर अजीब घटना को दर्ज कर रही थी, हर झपकती रोशनी, हर तापमान में गिरावट, हर वह हल्की सी आवाज जो बाकी किसी ने नहीं सुनी थी। स्मोकिंग लाउंज में वह लेडी पेंडल्टन के साथ बैठी थी, जो बड़े सलीके से ब्रांडी पी रही थी। हेरोल्ड या विक्टर एक नीच व्यक्ति था, वृद्धा ने कहा। मैंने उसे वियना में अपने अंतिम सीजन में जाना था। उसने एक सोप्रानो गायिका को आत्महत्या के लिए ब्लैकमेल किया और फिर उसके गहनों के साथ गायब हो गया। उसके कई दुश्मन थे, मैं उनमें से नहीं हूं, पर मैं उसके लिए शोक नहीं मनाऊंगी। क्या आपको लगता है कि कोई उसे यहां तक पीछा करते आया? एलिजा ने पूछा। लेडी पेंडल्टन ने एक ठंडी मुस्कान दी। इस ट्रेन में, इन जंगलों में, मेरी प्यारी, तुम्हें किसी व्यक्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए। उस दोपहर ट्रेन के इंजन ने गड़बड़ करना शुरू किया। कंडक्टर जार्विस और इंजीनियर ने एक अजीब समस्या की रिपोर्ट दी। इंजन की चिमनी से निकलता धुआं काला हो गया था, कोयले की तुलना में कहीं अधिक गाढ़ा, चिकना और सड़ी हुई चीज जैसी गंध वाला। वह धुआं अस्वाभाविक रूप से पीछे की बोगियों तक पहुंचता, खिड़कियों से चिपकता, मानो जीवित हो। और फिर हुई दूसरी मौत। लेडी पेंडल्टन दोपहर की चाय के लिए नहीं आई। पोर्टर ने उन्हें उनके निजी सोने वाले डिब्बे में पाया। वह बिस्तर पर एकदम सजीव मुद्रा में लेटी थी, मानो सो रही हूं, लेकिन उनकी गर्दन काटी गई थी। चेहरा शांत था, मुस्कुराता हुआ सा। खून का कोई निशान नहीं था, सिर्फ एक काली टार जैसी गाढ़ी तरल पदार्थ की लकीर, जो जख्म से रिस कर तकिए में समा गई थी। लेडी पेंडल्टन की मृत्यु ने शेष यात्रियों के बीच दहशत की लहर दौड़ा दी। 24 घंटे के भीतर दो रहस्यमयी हत्याएं, और दोनों में कोई स्पष्ट कारण या निशान नहीं। उसकी गर्दन से रिश्ती काली टार जैसी तरलता ने हमेशा गंभीर रहने वाले इंस्पेक्टर हॉलफोर्ड को भी विचलित कर दिया। उन्होंने उसकी आंखें बंद की, श्रद्धा से कंबल ओढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। न तो खून, न संघर्ष का कोई निशान। फिर भी यह स्पष्ट रूप से एक हत्या थी कि तर्क की सारी सीमाएं तोड़ रहा था।
एलिजा उस कमरे के बाहर गलियारे में खड़ी थी, हाथ में कसकर अपनी नोटबुक थामे। इसका मतलब क्या है? उसने किसी से नहीं, खुद से ही फुसफुसाया। डायरी की वह पंक्ति उसे अब भी डरा रही थी। पाइन वृक्षों की जड़ें मुझे याद रखती हैं। यह अंधविश्वास जैसा लगता था, पर उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह प्रतीकात्मक नहीं, शाब्दिक हो। उसे एवलिन की बात याद आई, दीवार से आती अजनबी आवाज की। ट्रेन, जो कभी विलासिता और सुरक्षा की प्रतीक थी, अब एक इस्पाती ताबूत जैसी लग रही थी, जो उस जंगल के बीच से गुजर रही थी, जो मानो देख रहा था। अब तक बाहर की धुंध लगभग ठोस हो चुकी थी, कान से ऐसे चिपकी हुई जैसे भीगा हुआ कपड़ा हो। पेड़ तेजी से गुजर रहे थे, पर दृश्य विकृत लगने लगा था, घूमा हुआ, टेढ़ा। कभी कभी एलिजा को लगता मानो वे चल ही नहीं रहे। वही एक मुड़ा तुड़ा पेड़ बार बार खिड़की से गुजर रहा था। डॉ वैन ने लेडी पेंडलेटन के शव की जांच की। जो उन्होंने देखा, वह उनकी रूह तक को जमा गया। काली तरलता जैविक लग रही थी, चिकनी और हल्की सी धड़कती हुई, मानो वह अब भी जीवित हो। हॉलफोर्ड, जिनकी शांति अब दरकने लगी थी, ने फादर सिरिल को डाइनिंग कार में बुलाया। मुझे नहीं लगता कि आप वो हैं जो होने का दावा करते हैं, उन्होंने कहा। आपने उस काली तरलता को देखकर चौंक कर पीछे हटे थे, और आपके पास जो किताबें हैं वो धार्मिक नहीं, ऐतिहासिक और तांत्रिक हैं। पादरी का चेहरा बदल गया। उसने गहरी सांस ली और अपने गले से कॉलर हटाया। आप सही हैं, मैं कोई पादरी नहीं हूं, उसने स्वीकार किया। मेरा नाम सिरिल वेसेक्स है। मैं एक इतिहासकार हूं। अगर आप चाहें तो मुझे डेमनोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। मैं इस ट्रेन में तीर्थ यात्रा के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे स्थल का अध्ययन करने के लिए आया था जिसे कभी छेड़ा नहीं जाना चाहिए था। उसने एक नक्शा फैलाया, जो रेलवे लाइन से भी पुराना प्रतीत होता था, और वर्तमान स्थान की ओर इशारा किया। सदियों पहले यह मार्ग विच पाइन्स नामक जंगल से होकर गुजरता था, एक निषिद्ध जंगल, जहां गुप्त पंथ एक ऐसी सत्ता की पूजा करते थे जिसे वे एरिथ कहते थे, एक निराकार देवता जो अपराध बोध और छिपे हुए रहस्यों से अपनी शक्ति प्राप्त करता था। उन पंथों ने अपनी मूर्तियां पाइन के पेड़ों की जड़ों के नीचे दफन कर दी, पत्थरों में सील कर दी गई, रक्त से रक्षित। जब रेलवे लाइन बनी तो अनजाने में वे रक्षाएं टूट गईं। हॉलफोर्ड ने व्यंग्य में सिर हिलाया। आप मुझसे यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं मान लूं कि कोई जंगल की आत्मा यात्रियों की हत्या कर रही है? वेसेक्स ने खिड़की की ओर देखा, जहां पाइन के पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा पास झुकते हुए लग रहे थे। मुझे कोई परवाह नहीं कि आप क्या मानते हैं, लेकिन दो लोग मर चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये हत्याएं बेतरतीब हैं, कि ये चुने गए हैं, निशाने पर लिए गए हैं। एलिजा का मन तेजी से दौड़ने लगा। एशक्रॉफ्ट या विक्टर का अतीत हिंसक था। पेंडल्टन ने आत्महत्या की एक घटना की जानकारी कबूली थी, अपराध बोध और रहस्य। क्या यह संभव था कि वह सत्ता एरेथ उन्हें दंड दे रही थी? बाहर पेड़ अब और घने हो चुके थे, और भी करीब। और तभी इंजन कक्ष में कहीं से कोई फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। इंजन रूम में फुसफुसाहट धीमी सी भनभनाहट के रूप में शुरू हुई। रेल की पटरियों पर स्टील की लयबद्ध टकराहट के बीच मुश्किल से सुनाई देने वाली, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई, खुद को पिस्टन और कोयले की फावड़े की आवाज में पिरोती हुई, जब तक वह कुछ और नहीं बन गई। एक ऐसी भाषा जिसमें शब्द नहीं थे, प्राचीन और खराश भरी, जैसे हड्डियों के बीच से गुजरती हवा। इंजीनियर मिल्स, जो 30 वर्षों से रेलवे सेवा में था, भट्टी के दरवाजे के सामने जड़ हो गया। उसकी पुतलियां फैल गई थी, मुंह डीला पड़ा था। भट्टी के भीतर की रोशनी बदल गई थी, नारंगी नहीं, बल्कि बैंगनी, जो एक जीवित ज्वाला की तरह कांप रही थी। और फिर वहां से कुछ रेंगता हुआ निकला। ट्रेन जोर से झटके से कांप उठी, यात्रियों को दीवारों से टकरा दिया, और डाइनिंग कार में चाय के बर्तन चटकते हुए फर्श पर बिखर गए। स्लीपिंग बर्थ से चीखें गूंज उठी। इंस्पेक्टर हॉलफोर्ड ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और कंडक्टर जार्विस के साथ इंजन रूम की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा, मिल्स मर चुका था। उसकी आंखें काली राख में बदल गई थीं। मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान जमी थी, जो अस्वाभाविक रूप से चौड़ी थी।
उसका शरीर सूखा हुआ था, जैसे कोई खोल हो, भीतर से पूरी तरह खाली। कोई घाव नहीं, खून नहीं, बस खालीपन। लेकिन जो बात हॉलफोर्ड को भीतर तक ठंडा कर गई, वह शव नहीं था, बल्कि वो था जो उन्होंने अगली बार देखा। भट्ठी की बैंगनी रोशनी के भीतर छायाएं थीं, लंबी और पतली, आकारहीन, बिना चेहरे के, लेकिन स्पष्ट उद्देश्य के साथ हिलती हुई। जब हॉलफोर्ड ने रिवॉल्वर उठाया, वे छायाएं धुओं की तरह तितर बितर हो गईं। इंजन रूम की दरारों, वेंट्स और सुराखों में समा गईं, जो ट्रेन की गहराई तक जाती थीं। अब वे इस ट्रेन में अकेले नहीं थे। मुख्य डिब्बों में एलिजा अब सिरिल वेसेक्स के साथ खड़ी थी, जो एक छिपे बैग से निकाली गई चौक से दीवारों पर चिन्ह बना रहा था। ये सुरक्षा मंत्र हैं, उसने समझाया। बहुत पुराने। अगर एरेथ के होलोवंस इस ट्रेन में हैं, तो ये सबसे कमजोर को खोजेंगे, सबसे अधिक प्रेत बाधित को। उसकी नजर एवलिन पर पड़ी, जो एक कुर्सी में सिकुड़ी बैठी थी, बड़बड़ाते हुए। और वे अपराध बोध पर पलते हैं। एवलिन की आवाज सूखी कागज जैसी फटी। मैं उसे प्यार नहीं करती थी, वह अचानक बोली, आंखें शीशे जैसी खोखली। मैंने उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, और जब वह मरा मुझे अच्छा लगा। हाँ, अच्छा। फिर वह हाँफी और उसका गला पकड़ लिया। उसके कानों और मुंह से काला धुआं निकलने लगा, धुएं की तरह लहराता हुआ। हॉलफोर्ड उसकी ओर भागा, लेकिन सिरिल चिल्लाया, उसे मत छुओ। बहुत देर हो चुकी थी। वह धुआं हॉलफोर्ड की बांह से लिपट गया और उसकी त्वचा झुलस गई। उसने दर्द में चीखते हुए खुद को पीछे खींचा। एवलिन एक झटके में कांपी और फिर ढह गई। उसकी आंखें पहले ही रिक्त हो चुकी थीं। 3 मृतक, और ट्रेन अब भी उस पाइन के जंगल से भरे अंधकार की ओर दौड़ रही थी। सिरिल अब बाकियों की ओर मुड़ा। आपको समझना होगा, ये सामान्य भूत नहीं है। होलोवंस कभी मानव थे, पुजारी, साधक, एरेद के अनुयायी। जब सुरक्षा तंत्र टूटे, उनकी आत्माएं नष्ट नहीं हुई, वे किसी और ही चीज में घुल मिल गईं, कुछ और भयानक। अब वे अधूरी, बेजान आत्माएं हैं, जो अपराध बोध की गंध से आकर्षित होती हैं। अब तक चुप बैठा डॉ वैन बोला, तो अगला नंबर मेरा है। बाकी सब उसे चौंक कर देखने लगे। मैंने भी भयानक कार्य किए हैं, चिकित्सा के नाम पर। जो उपचार मैंने विकसित किए, वे हमेशा दयालु नहीं थे। सिरिल ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो तुम प्रार्थना करो कि ये सुरक्षा चिन्ह काम करें। बाहर के पेड़ अब हिल नहीं रहे थे, वे सिर्फ देख रहे थे। और तब ट्रेन की दीवारों के भीतर से धीमे थपथपाने की आवाज आने लगी। वह आवाज संकरे गलियारों में गूंज रही थी, एक लयबद्ध, लगातार दोहराई जाने वाली दस्तक, जैसे कोई भीतर से ही ट्रेन की दीवारों को थपथपा रहा हो। हर धड़कन के साथ दीवारें हल्के से कांपती। एलिजा ने अपनी उंगलियों से उन कंपन को महसूस किया, कुछ जीवित, जो महोगनी की पैनलिंग के नीचे रेंग रहा था। जैसे ही वह और पास झुकी, फुसफुसाहटें फिर लौट आईं, इतनी धीमी कि बस उसकी त्वचा के रोंगटे खड़े हो जाएं। वह झटके से पीछे हटी, दिल जोरों से धड़क रहा था, आंखें डरी हुई। सिरिल वेसेक्स अब बड़े बड़े प्रतीक बना रहा था, इस बार बंधन सूत्र, जो उसने लाउंज और डाइनिंग कार के दरवाजों पर अंकित किए। उसने सबको चेतावनी दी, किसी भी हालत में इन चिन्हों को मत तोड़ना। फिर समझाया, हम उन आत्माओं से नहीं निपट रहे जो जगहों से बंधी होती हैं। होलोवंस के बीच मौजूद हैं, दीवारों के बीच, छायाओं के बीच, यहां तक कि समय के सेकंड्स के बीच भी। वे समय की सिलवटों में यात्रा करते हैं। तो फिर उनसे कैसे लड़ा जाए? हॉलफोर्ड गुर्राया, अपनी झुलसी बांह पकड़े हुए। हम एक धातु के डिब्बे में फंसे हैं, जंगल के बीचों बीच। सिरिल ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, नहीं लड़ते, बस सहते हैं, जब तक वे रुचि न खो दें या हम उन्हें बाहर निकालने पर मजबूर न कर दें। उसी क्षण ट्रेन एक झटके में रुक गई। न कोई ब्रेक, न कोई चेतावनी, बस अचानक हरकत बंद हो गई। कप और किताबें गिर गईं। यात्री दीवारों को पकड़कर खुद को संभालने लगे। धुंध से ढकी खिड़कियों के पार बाहरी दृश्य बदल गया था। जहां पहले देवदार के पेड़ थे, अब एक चौड़ा मैदान फैला था, असंभव रूप से समृद्ध, अस्वाभाविक रूप से शांत। मैदान के बीचों बीच एक पत्थर की संरचना खड़ी थी, जिसकी आधी देह जड़ों और लताओं में दबी थी।
एक प्राचीन वेदी, काली और जली हुई, उसी चिन्हों से अंकित जैसी सिरिल ने दीवारों पर बनाई थी। हे भगवान, वह फुसफुसाया, ये असली है, ये है होलोराइट की वेदी। जैसे ही उसने यह कहा, ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। नहीं, सिरिल ने सख्त स्वर में कहा, बाहर मत जाना, यही तो वह चाहता है। लेकिन डॉर्वेन पहले ही चल पड़ा था। तुमने कहा था वे अपराध बोध पर पलते हैं, उसने कहा। उसकी आंखें शून्य में गड़ी थीं। तो शायद मैं इसे रोक सकता हूं। वह मैदान में उतर गया। उसका कोट उस अजीब हवा में फड़फड़ा रहा था। हॉलफोर्ड ने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, पर वह नहीं रुका। सबने उसे देखा, जड़वत, जब वह वेदी के सामने घुटनों के बल बैठा और अपने हाथ पत्थर पर रख दी। धरती कांप उठी, जमीन से जड़ें फूट पड़ी, मुड़ती, टूटती, जीवित और वैन की टांगों को जकड़ने लगी। उसने कोई विरोध नहीं किया। जैसे ही वे जड़ें उसके शरीर पर चढ़ीं, सांपों की तरह कसती हुई एक धीमी, लोरी जैसी आवाज हवा में गूंजने लगी। ये बाहर से नहीं, उनके दिमागों से आ रही थी। वही आवाज जो एलिजा ने दीवारों में सुनी थी। वह इस बलिदान का स्वागत करता है, वह फुसफुसाई। एक खाली आत्मा, एक को बख्शने के लिए। डॉ वैन ने आखिरी बार ट्रेन की ओर देखा। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रहा हो, और फिर वे जड़ें उसे वेदी के नीचे खींच ले गईं। जमीन अपने आप बंद हो गई। मैदान शांत हो गया। ट्रेन के दरवाजे फिर से बंद हो गए। भीतर कोई कुछ नहीं बोला। वे बस बैठे रहे, उस गहरे सन्नाटे में जो मानो घंटों तक खिंच गया। फिर धीरे धीरे ट्रेन ने एक कराह जैसी आवाज की और अपनी यात्रा फिर शुरू की। खिड़कियों के बाहर फिर से वही पेड़ लौट आए, एक डरावनी, मौन चुप्पी के साथ। लेकिन कुछ बदल चुका था। अब ट्रेन के भीतर की धुंध और गाढ़ी हो गई थी। छायाएं अब रोशनी के बिना भी हिलने लगी थीं। सिरिल ने बाकी यात्रियों को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता और चेतावनी थी। अब यह सिर्फ एक भूतिया अनुभव नहीं है, उसने कहा। यह एक परीक्षा है। अब यात्री केवल मुसाफिर नहीं रह गए थे, वे एक भयानक खेल के मोहरे बन चुके थे, जिसका अर्थ वे पूरी तरह समझ भी नहीं सके थे। बाहर का जंगल अब किसी जीवित दीवार जैसा महसूस हो रहा था। काले देवदार जैसे फुसफुसा रहे हों, ऐसे रहस्य जो केवल मृत सुन सकते हैं। ट्रेन के भीतर हवा भारी थी, डर से हर परछाई दुश्मन लग रही थी। सिरिल वेसेक्स ने जीवित बचे लोगों को एकत्र किया। एलिजा, एवलीन, फादर सिरिल, जो अब अपने झूठे रूप से मुक्त हो चुका था, पर फिर भी अपने पवित्र प्रतीकों को थामे हुए था। इंस्पेक्टर हॉलफोर्ड और कंडक्टर जैर्विस को एक समय भव्य रहे ऑब्जर्वेशन कार में। उसके विशाल कांच के पैनोरमिक खिड़कियों में अब केवल एक अंधकार दिखाई देता था। ऐसा लगता था मानो ट्रेन किसी अंतहीन गर्त की ओर बढ़ रही हो। कांपती दीवार दियों की रोशनी भी उस अंधेरे में खो जा रही थी। यह डिब्बा, सिरिल ने गंभीर स्वर में कहा, कोई संयोग नहीं है। यह ट्रायल कार है, समय के बाहर की एक जगह जहां होलो वंस अपने शिकारों की आत्मा का न्याय करते हैं। वह धीरे धीरे टहलता रहा, ठुड्डी सहलाता हुआ। यहां तुम सबको अपने भीतर झांकना होगा। दृश्य, स्मृतियां और स्वीकृतियां। वह सत्ता सच और पश्चाताप पर पलती है। तुम्हें अपने सबसे गहरे रहस्यों का सामना करना होगा या समाप्त हो जाना होगा। हॉलफोर्ड अपनी जली बांह सहलाते हुए गुर्राया। अगर मैं इनकार कर दूं तो? अगर मुझे भूतों या श्रापों पर विश्वास ही नहीं? सिरिल ने फीकी मुस्कान दी। तुम इनकार कर सकते हो, लेकिन होलो वंस नहीं करेंगे। वे जबरदस्ती सच बाहर निकालेंगे, और वो कहीं ज्यादा दर्दनाक होगा। डिब्बे का दरवाजा सिसकारते हुए बंद हो गया और भीतर से लॉक हो गया। सील की गई खिड़कियों के बावजूद एक ठंडी हवा कमरे में बहने लगी। कागज उड़ने लगे और झूमर हिलने लगे। सभी एक घेरा बनाकर खड़े हो गए, भयभीत आंखों से एक दूसरे को देखते हुए। एलिजा ने गहरी सांस ली, अपनी नोटबुक को कसकर पकड़े हुए। कैसे दृश्य, क्या होगा हमारे साथ? अचानक रोशनी और मंद हो गई। दीवारें पानी की तरह लहराने लगीं। परछाइयों से आकृतियां निकलने लगीं, कुछ जानी पहचानी, कुछ इतनी विकृत की पहचानना असंभव। हवा में गीली मिट्टी और सड़े हुए देवदार की सुइयों की दुर्गंध भर गई। लेडी पेंडल्टन सबसे पहले प्रकट हुई, लाल पोशाक में, मृत आंखों से एलिजा को घूरती हुई। फिर हेरोल्ड एशक्रॉफ्ट, विक्टर हेलमैन, उसका चेहरा पीड़ा से विकृत। डॉ
वेन की छवि झिलमिलाई, क्षमा की याचना करती आंखें। एवलीन का प्रतिबिंब शीशे में मरोड़ खा गया और उसकी आवाज गूंजी, मैंने झूठ बोला, उसे बचाने के लिए और खुद को। हर प्रेत ने एक नई लहर फैलाई निराशा की, मजबूर करते हुए बचे लोगों को अपने दफन किए हुए अपराध, धोखे और पछतावे को फिर से जीने के लिए। अब पूरी तरह से बेनकाब फादर सिरिल अर्थात सिरिल वेसेक्स घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने इसे बुलाया, मैंने उस जगह को छेड़ दिया जिसे कभी नहीं छेड़ना चाहिए था। यह मेरा प्रायश्चित है। हॉलफोर्ड ने उस पर गुस्से से घूरा। तो हमें क्यों इसमें घसीटा? इसे रोकने के लिए, सिरिल ने उत्तर दिया, लेकिन इसके लिए सच जरूरी है। एलिजा का मन घूमने लगा। उसकी जांच अब एक ऐसे दुःस्वप्न में बदल गई थी जिसमें असली अपराध बोध और प्राचीन बुराई एक साथ गुथे थे। उसने तेजी से नोट्स लेने शुरू किए, यह समझते हुए कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता यही था, अपने राक्षसों से सामना करना, चाहे वे भीतर के हों या बाहर के। छायाएं लंबी होने लगी। अंधेरे से एक आवाज गूंजी, प्रकट करो, स्वीकारो या नष्ट हो जाओ। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। हुड ओढ़े आकृति की उपस्थिति ने ट्रायल कार को एक बोझिल, भयावह खामोशी से भर दिया, जिसे केवल जीवित बचे लोगों की टूटी फूटी सांसों की आवाज तोड़ रही थी। उसकी आवाज ने एक विकल्प, एक अवसर देने का वादा किया था, लेकिन किस कीमत पर? ये शब्द एलिजा के मन में गूंजते रहे, एक ऐसी दृढ़ता जगा रहे थे जिसे वह खुद नहीं जानती थी। अब यह केवल असहाय पीड़ितों की कहानी नहीं रह गई थी, उन्हें पलटवार करना था। इंस्पेक्टर हॉलफोर्ड ने अपनी रिवॉल्वर को और कसकर पकड़ा। वह हथियार अब शायद नाकाफी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास यही एकमात्र रक्षा थी। हम राक्षसों से सौदा नहीं करते, उसने गंभीर स्वर में कहा। हम इसे खत्म करते हैं। सिरिल वेसेक्स ने अपने थैले से एक प्राचीन ग्रंथ निकाला, जिसकी चमड़े की जिल्द फटी हुई थी और पन्ने उम्र के बोझ से पीले पड़ चुके थे। इस पुस्तक में बंधन के प्राचीन मंत्र हैं, वह बोला। उसकी आवाज तनाव के बीच भी स्थिर थी। हम होलो वंस को फिर से कैद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बलिदान चाहिए होगा। सभी बचे हुए लोग एक दूसरे की ओर आशंकित निगाहों से देखने लगे। बलिदान, इसका अर्थ था उनमें से एक को खोना, शायद हमेशा के लिए। एलिजा का हृदय जोर से धड़कने लगा। कैसा बलिदान? आयरथ और उसके होलो वंस को सील करने के लिए, सिरिल ने कहा, किसी को स्वेच्छा से जंगल से बंधना होगा। उनकी आत्मा इस जगह की नई रक्षा बन जाएगी, पुराने सुरक्षा मंत्रों की जगह लेगी। उसकी आंखें एलिजा से मिली, भरपूर दुख और संकल्प से लबालब। ट्रेन फिर एक बार झटके से कांपी, इस बार इतनी तीव्रता से मानो स्वयं धरती उस अनुष्ठान का विरोध कर रही हो। फर्श के नीचे परछाइयां उभरने लगी, जैसे वे बाहर निकल भागने को आतुर हों, उस अंजाम से डरकर जो उनका इंतजार कर रहा था। हॉलफोर्ड की निगाहें सिकुड़ गईं। तो तय है, हम चुनेंगे कि कौन पीछे रहेगा। नहीं, एलिजा ने बीच में टोका। उसकी आवाज अब सख्त थी। मैं तुम में से किसी को मरने नहीं दूंगी, मैं यह करूंगी। कमरा मौन हो गया। बाकी सभी उसे देखते रह गए। उनकी निगाहों में अविश्वास, कृतज्ञता और डर की मिलीजुली भावनाएं थीं। तुम पागल हो, एवलीन फुसफुसाई। उसके गालों पर आंसू बहते रहे। तुम्हें जरूरत नहीं है। जरूरत है, एलिजा ने कहा, और सिरिल द्वारा बनाए गए मंत्रों के घेरे के केंद्र की ओर कदम बढ़ाए। यह दुःस्वप्न इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैं अपने अतीत से भाग रही थी। अब यह मेरी सजा है। सिरिल ने सिर हिलाया और ग्रंथ से मंत्रोच्चार शुरू किया। वे शब्द प्राचीन थे, शक्ति से भरे हुए, और कार के भीतर गर्जन की तरह गूंजने लगे। हवा में एक ऊर्जा तैरने लगी, अदृश्य मगर भारी। एलिजा ने आंखें बंद की, महसूस किया जैसे पूरा जंगल अब उसकी आत्मा पर दबाव डाल रहा हो। छायाएं सिमटती गईं, एकत्र होकर हुड वाली आकृति का आकार लेने लगी। आयरथ की आत्मा स्वयं। मैं स्वीकार करती हूं, उसने धीमे से कहा। होलोवंस चीख पड़े, ऐसी भयावह चीखें कि ट्रेन की पटरियां तक कांप उठी। परछाइयां एलिजा की ओर लपकी, लेकिन तभी बंधन की मंत्र रेखाएं चमक उठी। प्रकाश और ध्वनि का एक पिंजरा बन गया। एलिजा का शरीर एक दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। उसकी आंखें दमक रही थीं।
वह अब रक्षक बन गई थी, जंगल और बाहरी दुनिया के बीच की नई जीवित मुहर। ट्रेन झटके से आगे बढ़ी, रात को चीरती हुई और बाहर की धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। दमनकारी बाहर हट गया था। होलोवंस फिर से धरती और लकड़ी के नीचे कैद हो गए थे। हॉलफोर्ड, सिरिल, एवलीन और जार्विस स्तब्ध खड़े रहे। उनकी आंखों में शोक था, लेकिन गर्व भी। एलिजा की आवाज धीमी पर अडिग उन तक पहुंची। जाओ और जियो। और फिर ट्रेन ने अपना सफर जारी रखा, जंगल के बीचों बीच, अब मुक्त, लेकिन हमेशा के लिए बदल चुकी। सुबह की पहली नाजुक रोशनी धुंध से ढकी खिड़कियों से धीरे धीरे भीतर रिसने लगी, देवदार के वृक्षों को फीके सुनहरे रंग में रंगते हुए। जो जंगल कभी छायाओं की घुटन भरी दीवार लगता था, अब मानो धीरे धीरे सांस ले रहा था, जैसे वह भयावहता जो उसे जकड़े थी अब ढीली पड़ रही हो। ट्रेन धीमी पर स्थिर चुपचाप अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। अंदर बचे हुए लोग अब भी अवलोकन कार में एकत्र थे। हर किसी के मन में रात की घटनाओं का भारी बोझ था। इंस्पेक्टर हॉलफोर्ड खिड़की के पास बैठा, पीछे छूटते जंगल को देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर, लेकिन अब शांत। उसके पास ही सिरिल वेसेक्स अपने घिसे पिटे ग्रंथ को थामे था, जो अब शांत था, जैसे उसमें लिखे प्राचीन शब्द अपना उद्देश्य पूरा कर चुके हों। एवलीन मुरझाई और पीली, लकड़ी की दीवार से सटी हुई थी। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, लेकिन उनमें कृतज्ञता की एक हल्की चमक थी। कंडक्टर जार्विस हल्के कदमों से धीरे धीरे चहलकदमी कर रहा था। उसके पैरों की लयबद्ध चाल एक मौन संकेत थी कि जीवन अब भी आगे बढ़ रहा है। जहां कभी एलिजा खड़ी थी, वह स्थान अब खाली था, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी वहां थी, एक अदृश्य प्रकाश की तरह, एक बलिदान और उम्मीद की मूक गूंज। क्या तुम सोचते हो वो सच में चली गई? एवलीन ने फुसफुसाते हुए पूछा। हॉलफोर्ड ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, वह अब कुछ और बन चुकी है, एक संरक्षक, जंगल से बधी हुई, अंधकार को रोकती हुई। सिरिल ने जोड़ा। उसने होलोवंस को धरती के नीचे सील कर दिया और अब वो उनकी जगह नई रक्षक बन चुकी है। जंगल उसे कभी नहीं भूलेगा। बाहर पेड़ धीरे धीरे झुके, जैसे मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हों। उनकी शाखाएं शांति से झूल रही थीं। हॉलफोर्ड अंततः खिड़की से हटकर मुड़ा। बाहरी दुनिया कभी नहीं जानेगी कि इस ट्रेन में क्या हुआ। यह कहानी छायाओं और देवदारों की है। सिरिल ने ग्रंथ को बंद किया और खड़ा हो गया। लेकिन हम जो बचे हैं, उस याद को ढोएंगे। यह हमारा कर्तव्य है, इसके साथ जीना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसा अंधकार फिर कभी न लौटे। ट्रेन अब स्टेशन के पास धीमी होने लगी थी। प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े थे, अनजान कि रात में कितनी वीरता और भय उनके पहुंचने से पहले घट चुकी थी। हॉलफोर्ड ने एक गहरी सांस ली, खुद को संयमित करते हुए। हम अपनी कहानियां बताएंगे, सावधानी से, और हम हर दिन उसे याद करेंगे। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुले, सूरज की रोशनी भीतर आ गई, एक वादा बनकर। बचे हुए लोग जमीन पर कदम रखते गए, ऐसे जख्म लेकर जो दिखाई नहीं देते थे, लेकिन भीतर बहुत गहरे थे। पीछे खिड़कियों से जंगल ने एक बार फिर फुसफुसाया, पर इस बार वो एक शांति का गीत था।